हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आने वाले उत्तराखंड लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द पैरोडी ऑफ वर्ड्सवर्थ पेटर बेल? इट वाज कॉल्ड पेटर बेल द थर्ड। यानी वर्ड्सवर्थ के वर्क पीटर बेल की पैरोडी किसने लिखी थी, जिसका नाम था पीटर बेल द थर्ड। इस आपको दो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में मिल रही हैं। एक तो वर्क का नाम है पीटर बेल द थर्ड, तो ये वर्क किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके पास पीबी शैली और स्टीफन स्पेंडर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीबी शैली। पीबी शैली की अगर मैं बात करूं तो पीबी शैली का पूरा नाम पर्सी बाइसी शैली है। पर्सी बाइसी शैली पीबी शैली का पूरा नाम है। और ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा शैली का नाम रोमांटिक एज में। और इनके अगर मैं फेमस वर्क की बात करूं तो पीबी शैली के फेमस वर्क में आपकी एक तो आ जाता है कौन सा, ओ टू द वेस्ट विंड। कौन सा आएगा? ओ टू द वेस्ट विंड। इसी के साथ साथ और डिफेंस ऑफ पोइट्री भी इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। इस बात को ध्यान रखें, जो ओ टू द वेस्ट विंड है आपको करेक्शन करने के लिए दे सकता है कि 3 ओड वो अलग दे देगा और एक ओड में आपको द ओ टू द वेस्ट विंड दिया होगा, तो आप वहाँ पे पहचान जाइएगा कि वो ओड पीबी शैली का है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं किसकी, एडोनाइस, ADONAIS, एडोनाइस करके भी इन्होंने एक वर्क लिखा था जो कि 1821 में लिखा गया था और ये कीट्स की डेथ पर इन्होंने लिखा था। तो अब आप मुझे इसका जॉनर बताएंगे, जो पीबी शैली का एडोनाइस वर्क है उसका जॉनर क्या है। इसके साथ साथ एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड करके भी इनकी एक पोएम है। मैं फिर से बता दूं, एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड करके भी इनकी एक पोएम है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एडोनाइस की, तो स्पेंसरियन स्टेंजा में ये लिखी गई थी। इसके साथ साथ स्पेंसरियन स्टेंजा में एडोनाइस तो लिखी ही गई है। इसके साथ साथ आपका चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज को अगर मैं लूँ तो इतना ही काफ़ी रहेगा अभी, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और आपको पता ही होगा जो इनके बहुत ही फेमस वर्क हैं, वेल नोन वर्क हैं, जैसे टू अ स्काईलार्क। इसके साथ साथ टिम्प ऑफ लाइफ जो कि इनका अनफिनिश्ड वर्क है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा फिनिश्ड है और कौन सा अनफिनिश्ड है। बढ़ता हूँ मैं अगले ऑप्शन यानी स्टीफन स्पेंडर की ओर। जो बेसिक सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टीफन स्पेंडर कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर। इनको CBE की उपाधि भी मिली थी। ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कि ये क्या होती है और किस चीज़ के लिए मिली थी, बस इतना काफ़ी होगा कि इनको CBE की उपाधि मिली थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं इस उपाधि के कारण। इसके साथ साथ स्टीफन स्पेंडर को पोएट लॉरिएट भी बनाया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट पोएट हैं, इस बात का ध्यान रखें। स्टीफन स्पेंडर को क्या बनाया गया है? पोएट लॉरिएट बनाया गया है। इनका आपसे बर्थ पूछा जा सकता है, तो जो इनका लाइफ स्पान है वो है 1909 से लेके 1995। अक्सर जो आजकल क्वेश्चन चलन में हैं उनमें डेथ आपसे पूछी जा रही है, केवल और केवल डेथ। तो 1909 से लेकर के 1995 स्टीफन स्पेंडर का लाइफ स्पान है। इनके अगर मैं फेमस वर्क की बात करूं तो वर्ड विद इन अ वर्ड इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है। वर्ड विद इन अ वर्ड, वर्ड विद इन अ वर्ड इनका बहुत ही फेमस वर्क है। इसी के साथ साथ द टेम्पल करके भी इनका एक वर्क है। अब आप मुझे बताएंगे ये जो द टेम्पल है ये पोएम है या प्रोज वर्क है। इसके साथ साथ कलेक्टेड पोएम नाम का भी इनका एक वर्क है। कलेक्टेड पोएम, कलेक्टेड पोएम नाम का भी किसका वर्क है? स्टीफन स्पेंडर का वर्क है। ध्यान दीजिएगा, इन वीडियोस में मैं आपको उन्हीं राइटर के बारे में डिटेल करा रहा हूँ जो आपके उत्तराखंड लेक्चर के सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, इसलिए आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द ऐसे द फिलोसफी ऑफ शैलीज पोइट्री? हु रोट द ऐसे द फिलोसफी ऑफ शैलीज पोइट्री? ऑप्शन है आपके पास WB ईट्स और फ्रांसिस बेकन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी WB ईट्स ने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम क्या था? द फिलोसफी ऑफ शैलीज पोइट्री। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यूनिक ज़रूर लग रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट मैंने उठाए हैं इग्नू की MA की बुक में से। तो ये जो ऐसे था द फिलोसफी ऑफ शैलीज पोइट्री, ये किसने लिखा था? WB ईट्स ने लिखा था। अगर बात करूं WB ईट्स की, तो WB ईट्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और नोबेल प्राइज़ इन्हें कब मिला था? 1923 में मिला था। ये WB ईट्स आयरिश राइटर थे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अक्सर ये क्वेश्चन बेसिक सा बनता है कि आपको 4 राइटरों के नाम दे देगा, उनमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा एक राइटर आयरिश है।
तो डब्ल्यू.बी. यीट्स और जी.बी. शॉ ये दो बहुत ही फेमस आयरिश राइटर हैं जो कि आपके सिलेबस में भी हैं और आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी लगती हैं। तो डब्ल्यू.बी. यीट्स को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था 1923 में। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इनके ही साथ के आयरिश राइटर जी.बी. शॉ की, तो जी.बी. शॉ को भी नोबेल प्राइज़ मिला था और कब मिला था 1925 में। इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। डब्ल्यू.बी. यीट्स को जहां 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला, वहीं जी.बी. शॉ को 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अगर बात करूं डब्ल्यू.बी. यीट्स के लाइफ स्पैन की, तो डब्ल्यू.बी. यीट्स का जो बर्थ था वो था 1865 से लेकर के 1939 डब्ल्यू.बी. यीट्स का क्या है, टाइम स्पैन है। डब्ल्यू.बी. यीट्स के बारे में बाकी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक दो पॉइंट बताए थे कि डब्ल्यू.बी. यीट्स ने किसी पोएट को कुछ कहा था। इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स किसने लिखा था? इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. यीट्स ये वर्क किसने लिखा था? मेरी आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें ज़रूर आंसर इसका मिलेगा, वीडियो नंबर 4 में। अब अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शन यानी फ्रांसिस बेकन की, तो फ्रांसिस बेकन आपको पता है जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसिस बेकन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रांसिस बेकन के लाइफ स्पैन की, तो जो फ्रांसिस बेकन का जो लाइफ स्पैन है वो है 1561 से लेकर के 1626। बहुत ही फेमस पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बेकन का लाइफ स्पैन क्या है। ध्यान रखिएगा 1561 से लेकर के 1626। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, फ्रांसिस बेकन के अदर वर्क की, तो आपको पता है इनका जो पहला एडिशन आया था इनके एसेस का वो कब आया था? 1597 में। इसी के साथ साथ जिसमें कि 10 पीस थे, और इसके साथ साथ फाइनल एडिशन जो इनके एसे का आया था वो आया था 1625 में। अगर मैं बात करूं इनसे बनने वाले एक एमसीक्यू की, तो वो बनता है कि बेकन ने जो एसेज टर्म था वो कहाँ से बोरो किया था। तो बेकन ने जो एसेज टर्म था वो इन्होंने एक फ्रेंच राइटर मोंटेग से बॉर्न किया था। मोंटेग एक फ्रेंच राइटर थे जिससे इन्होंने टर्म एसेज को बोरोड किया था। यानी एसेज टर्म को इन्होंने कहाँ से बोरोड किया? मोंटेग जो कि फ्रेंच राइटर थे वहाँ से बोरो किया। इनके अगर मैं अदर वर्क की बात करूं जो पूछे जाते हैं, उनमें आपको पता है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि 1605 में आया था। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605। इसके साथ साथ नोवम ऑर्गेनम और फोर आइडियल्स जिसमें इन्होंने दिए हैं, वो इनका कौन सा वर्क है? आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि बेकन का वो वर्क कौन सा है जिसमें फोर आइडल्स की बात की गई है, तो वो कौन सा आपका नोवम ऑर्गेनम इनका वो वर्क है जिसमें फोर आइडल्स की बात की है। और वो फोर आइडल्स कौन कौन से हैं? पहला आइडल है आपका द ट्राइब, दूसरा आइडल है आपका द केव, और तीसरा आइडल है आपका द मार्केट प्लेस, और जो चौथा आइडल है वो है आपका द थिएटर। मैं फिर से बता दूं, बेकन का वो वर्क जिसमें फोर आइडल्स की बात की गई है वो कौन सा है? नोवम ऑर्गेनम। और वो फोर आइडल्स IDOLS, वो फोर आइडल्स कौन कौन से हैं? पहला जो आइडल्स है उसका नाम है आपका द ट्राइब, और जो दूसरा आइडल है उसका नाम है आपका द केव, और तीसरा आइडल जो है वो है आपका द मार्केट प्लेस, और जो चौथा आइडल है वो है आपका द थिएटर। ये इतना डीप आपसे इसलिए पूछ सकता है क्योंकि आपका अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि नोवम ऑर्गेनम इनका वो वर्क है जिसमें बेकन ने फोर आइडल्स की बात की है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ज़रूर इस बार आ सकता है। अगर मैं बात करूँ द न्यू एटलांटिस की, तो द न्यू एटलांटिस जो कि 1627 में आया था। बेकन के बारे में इतना ही। बढ़ता हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी 50 लाइक का टारगेट आप ज़रूर पूरा करें। आज की इस वीडियो का टारगेट 50 लाइक रहेगा। मेरी तरफ से आपको आपके टारगेट तक पहुंचाया जा रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मुझे मेरे इस छोटे से टारगेट यानी 50 लाइक तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ 2 शेयर का भी हमारा टारगेट रहता है। उसके बाद मैं आपके लिए और मेहनत करके ताकि मैं चीज़ों को ला पाऊँ। अब मैं बढ़ता हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन है। आपको न्यूमोनिया की मुझे सही स्पेलिंग बतानी है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी, और ये है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि न्यूमोनिया की सही स्पेलिंग कौन सी है। अब मैं बढ़ता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनेसेंस वॉज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एनिशियंट। रिनेसेंस वॉज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एनिशियंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ग्रीक, रोमन, इटालियन एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है रिनेसेंस
क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशियंट यानी एंशियंट में किन क्लासिक लर्निंग्स का पार्ट है, तो वो ग्रीक का भी पार्ट है, रोमन का भी पार्ट है और इटालियन का भी पार्ट है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट मार्क्स एज रिफॉर्म एट द सोसाइटी एंड रिलीजन। विच मूवमेंट मार्क्स एज रिफॉर्म ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजन। ऑप्शन है आपके पास रिफॉर्मेशन मूवमेंट और रिनेसेंस मूवमेंट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिफॉर्मेशन मूवमेंट। पूछा आपसे गया था कि कौन सा मूवमेंट रिफॉर्म को मार्क करता है, तो जहाँ पे भी रिफॉर्म वर्ड आ जाता है तो आप वहाँ पे रिफॉर्मेशन मूवमेंट के साथ जाएंगे। तो चलिए लर्नर्स, 10 मिनट की वीडियो हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिएगा 50 लाइक की टारगेट को आप पूरा करें। नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आऊँगा आपके लिए फिर से कुछ 5-6 क्वेश्चंस की, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो थैंक यू लर्नर्स सपोर्ट के लिए।